टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में लेकर उसका टाइटल है कोक और पेप्सी को हराने वाला रसना खुद कैसे हार गया, द स्टोरी ऑफ रसना अलिफ लैला। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अगर हम आपसे पूछें कि 90s में भारत का सबसे फेमस समर ड्रिंक कौन सा था, तो बहुत से लोगों का जवाब एक ही होगा, रसना। वो ऑरेंज कलर का पाउडर जिसमें पानी मिलाते थे, एक शीशी भी आती थी उसके अंदर, पानी में मिलाया दोनों को, पाउडर को, शीशी को, चीनी डाली, फ्रिज में रखा और पूरा परिवार उसे पीता था। बर्थडे पार्टी हो, मेहमान हो, गर्मी की छुट्टियां हो, हर जगह रसना काम करता था। एक पैकेट सिर्फ 5 रुपए का और उससे बनते थे पूरे 32 गिलास, यानी एक गिलास की कीमत 15 पैसे के करीब। कोक और पेप्सी से 10 गुना सस्ता। और ये सिर्फ एक ड्रिंक ही नहीं थी, एक सक्सेसफुल ब्रांड भी था। 2009 तक रसना के पास सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट मार्केट का 93% मार्केट शेयर था। सोचिए 93%। 60 से ज़्यादा मुल्कों में ये बिकता था। 18 लाख रिटेल आउटलेट्स पर मिल जाता था। और जब कोका कोला ने इसी सेगमेंट में सनफिल लॉन्च किया तो कोक को 2004 में अपना प्रोडक्ट बंद करना पड़ा था। क्राफ्ट फूड्स ने टैंग लॉन्च किया, वो भी फेल रहा। रसना को कोई नहीं हरा पाया उसकी अपनी कैटेगरी में। लेकिन आज रसना मार्केट से गायब है लगभग। 2023 में एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कंपनी पर बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स चालू कर दी, यानी कंपनी दिवालिया होने को थी। कोर्ट के आदेश के बाद इसे रोका गया। लेकिन दिलचस्प बात यह कि यह सब शुरू हुआ था एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के सिर्फ 71 लाख रुपए के बकाया पेमेंट को लेकर। वो पेमेंट नहीं किया, बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग चालू हो गई। 93% मार्केट शेयर से बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स तक रसना कहाँ गायब हो गई और अब कैसे वापसी की कोशिश कर रही है, कहानी जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज कहानी रसना की। कुछ पुराने फ्लेवर बड़े मजे के लगते हैं, है ना? पुराने फ्लेवर तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं। जैसे पुराने बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं हम। कहानी शुरू होती है अहमदाबाद से। एक पारसी बिजनेस फैमिली थी, खंबाटा फैमिली। इस परिवार के फिरोज शाह खंबाटा एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे। इनके बेटे थे अरीज फिरोज शाह खंबाटा। अरीज ने 1959 में गुजरात कॉलेज से केमिस्ट्री में डिग्री ली और 1962 में अपने पिता के बिजनेस में आए। अब ये जो अरीज थे एक फ्लेवरिस्ट थे, यानी एक ऐसे शख्स जो खाने पीने की चीज़ों में फ्लेवर और टेस्ट डिज़ाइन करते थे। उन्होंने अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट बनाया जिसको पानी में मिला के आप पी सको। इसका नाम रखा गया जैफी और ये नाम जाफना के आम से आया था और इसे मार्केट में उतारा उनकी कंपनी पियोमा इंडस्ट्रीज ने 1976 में। अब वो ज़माना इमरजेंसी का था। 1977 में क्या होता है, इमरजेंसी हट जाती है, चुनाव होते हैं और जनता पार्टी सरकार में आती है। मोरारजी देसाई बनते हैं प्रधानमंत्री और नई सरकार एक बहुत बड़ा फैसला लेती है कि FERA यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत विदेशी कंपनियों को आदेश दिया जाता है कि अपनी इक्विटी 40% तक कम करो। यानी अगर 100% फॉरेन ओन कंपनी है तो 60% उसको हिस्सेदारी मार्केट को बेचनी पड़ेगी। इंडियन इन्वेस्टर्स को 40% पर अपना स्टेक लाना पड़ेगा। अपना जो ट्रेड सीक्रेट है, अपनी टेक्नोलॉजी कोर, इंडियन पार्टनर्स को शेयर करना होगा और अगर ये दो चीज़ें नहीं करते हैं तो फिर मुल्क छोड़ना पड़ेगा। अब कोका कोला तब दुनिया की दूसरी ही जगहों की तरह हिंदुस्तान में भी बहुत सफल थी। तब के उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने बाद में एक बड़ा चर्चित बयान दिया था कि भारत के 90% गाँवों में साफ पानी नहीं पहुंचा था, लेकिन कोका कोला हर गाँव में पहुंच गया था। अब कोक के लिए सरकार की शर्त मानना असंभव था, क्योंकि कोक खुद सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं बनाती। वो बस एक कॉन्सेंट्रेट बनाती है, एक गाढ़ा सिरप सा जिसमें पानी वगैरह मिलाकर सॉफ्ट ड्रिंक तैयार होती है ना, कार्बोनेटेड। कोक के कॉन्सेंट्रेट बॉटलिंग प्लांट्स को बेचता है जो लाइसेंस फीस देते हैं, उसकी बॉटलिंग करते हैं, कोक की बॉटल तैयार करते हैं, मार्केट को सप्लाई करते हैं। अगर कोक अपने कॉन्सेंट्रेट की रेसिपी दे देती तो सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में उसके पास करने को कुछ बचता ही नहीं। तो कोक के पास बिल्कुल क्लैरिटी थी। उन्होंने अपना झोला चिमटा उठाया और वो यहाँ से चलते बने।
अब जैसे जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था, कोक भारत के 90% गाँव तक पहुँच गया था, तो कंपनी ने जब वड़क्कम कह दिया तो भारत के अंदर जो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट था उसमें एक बड़ा वैक्यूम आया और इस खालीपन को भरने के लिए कई ब्रांड्स आ गए। पार्ले ग्रुप ने थम्स अप लॉन्च किया, लिम्का लॉन्च किया, इनके ही ब्रांड्स थे ये। जनता पार्टी सरकार चल रही थी, वो अपना कोला लेके आई 77, 77 में सरकार बनी थी। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप कैंपा कोला लेकर आया, लेकिन ये सब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स थे, यानी सोडे वाले कोल्ड ड्रिंक्स जो कोक जैसा दिखना चाहते थे वैसा ही स्वाद चाहते थे। रसना इनसे बिल्कुल अलग थी, कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं थी, एक सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट थी, यानी एक पाउडर और एक लिक्विड जिसे आप घर पर पानी और चीनी में मिलाकर खुद तैयार करते थे, एक DIY ड्रिंक। बहुत सस्ती थी, जहां एक बोतल कोल्ड ड्रिंक की कीमत 5 रुपये 10 रुपये होती थी, 77 में सोचिए बड़ी रकम है, वही रसना का एक पैकेट 5 रुपये में आ जाता था, लेकिन वो 32 गिलास बनाता था। फिर क्योंकि कस्टमर खुद चीनी डालता था तो पियोमा इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन कॉस्ट का जो 60% हिस्सा था वो बच जाया करता था, जो दूसरे फ्लेवर्ड ड्रिंक्स को शुगर पे खर्च करना पड़ता था, जो लोग एडेड शुगर के साथ बेचते हैं। लेकिन शुरुआत में जैफी सिर्फ पश्चिमी भारत में दिखती थी आपको, बॉम्बे, अहमदाबाद। जब कंपनी ने पूरे भारत में लॉन्च की सोची तो उनकी जो एड एजेंसी थी ओगिलवी एंड मैथर, उन्होंने सलाह दी कि जैफी नाम बहुत यूरोपियन लगता है, आपको कुछ इंडियन सोचना चाहिए। तब 1979 में नाम बदलकर रसना किया गया। रसना बनाया गया था रस से, जिसका मतलब आप जानते हैं जूस होता है। 1980 में अहमदाबाद में एक नई एड एजेंसी खुली थी, मुद्रा कम्युनिकेशंस, जिसे शुरू किया था AG कृष्णमूर्ति ने। अब ये जो मुद्रा थी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की इन हाउस एजेंसी थी, लेकिन जब पियोमा इंडस्ट्रीज़ ने अप्रोच किया तो धीरूभाई अंबानी ने कृष्णमूर्ति को एक बाहर से भी क्लाइंट लेने की इजाज़त दे दी कि आप करो रसना का काम, और रसना मुद्रा का पहला एक्सटर्नल ब्रांड बना जिसके लिए उन्होंने काम किया, वरना रिलायंस का इन हाउस काम देखते थे मुद्रा वाले। हरीश खंबाटा के बेटे पिरूज खंबाटा ने बाद में बताया कि मुद्रा को जो ब्रीफ दिया गया था वो ये था कि ब्रांड को बच्चों के इमोशन से जोड़ना है। मुद्रा ने पहले मार्केट रिसर्च किया और पाया कि घरों में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाले ड्रिंक्स होममेड थे हिंदुस्तान में। नींबू पानी, कोकम शरबत वेस्ट में आपको मिलेगा, घर पर बनाया हुआ जूस हो जाएगा, और ब्रांडेड ड्रिंक्स में किसान स्क्वॉश और रूह अफ़ज़ा लीडर्स थे। तो मुद्रा ने फिर एक प्रिंट कैंपेन बनाया जिसमें दिखाया गया कि एक पैकेट से 32 गिलास बन जाएंगे। लेकिन असली धमाका अगर रसना के लिए कोई हुआ था तो वो उसकी टीवी कमर्शियल से हुआ था। मुद्रा ने एक छोटी सी बच्ची को कास्ट किया, अंकिता जवेरी नाम की। अब ये किस्सा कितना सही है हमें नहीं पता, लेकिन चलाया तो जाता है कि ऑडिशन में कई बच्चे आए लेकिन कोई सेट नहीं बैठा, टीम पैकअप करने वाली थी कि किसी ने कहा कि एक और बच्ची को आप देख लीजिए, एक लास्ट, और ये बच्ची थी अंकिता जवेरी। अगले दिन उसके पेरेंट्स को कॉल किया गया कि पूरा कैंपेन अंकिता पर ही फोकस करेगा। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, एक छोटी सी बच्ची अपनी गुड़ियों के साथ खेल रही है, खिलौने गुड्डे उसके, उन्हें रसना पिलाने की कोशिश कर रही है, उनसे बात भी कर रही है। अब ऑब्वियसली जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं वो पी नहीं सकते रसना, तो बच्ची कहती है कि वो जो दोनों गिलास है मैं खुद पी लूँगी, और फिर कैमरे की तरफ देखकर कहती है वो आई लव यू रसना। सिंपल ऐड। ये कमर्शियल 1984 में दूरदर्शन पर रिलीज़ हुआ है ना, तब कलर टीवी आ गया था। और ध्यान दीजिए उस ज़माने में दूरदर्शन इकलौता टीवी चैनल था, तो जो भी दूरदर्शन पर आप देख रहे हैं उसको आप अकेले नहीं, पूरा मुल्क साथ में देख रहा है। तो इफेक्ट इसका तुरंत दिखा। रसना रातों रात एक रीजनल प्रोडक्ट से नेशनल ब्रांड बन गया, लोग रसना मांगने लगे दुकान पे जाके। अब ये कैंपेन एक और वजह से अहम था, रसना संभवतः भारत का पहला ब्रांड था जिसने बच्चों को एक इन्फ्लुएंसर की तरह इस्तेमाल किया। इस चीज़ को आज हम पेस्टर पार कहते हैं, यानी बच्चा या बच्ची माँ बाप से जिद करेगी कि ये ले आओ, और फिर वो पेरेंट्स जाकर के मार्केट से वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। रसना ने ये चीज़ तब समझ ली थी जब ज़्यादातर इंडियन ब्रांड्स बच्चों को टारगेट ऑडियंस नहीं मानते थे। वैसे हम इन ज़्यादातर ब्रांड्स की भावना को समझते हैं, क्योंकि तब बच्चों की चलती कितनी थी। टीवी देखकर कुछ बच्चों ने ट्राई किया था कि और मारो मुझे, तो सही में मार पड़ती थी, और तब तक मार पड़ती थी जब तक रोना बंद नहीं करते थे। खैर, बात तो सही है। रसना ने बच्ची को बड़ी जिम्मेदारी दी और ये दांव जो उन्होंने चला वो सफल रहा। आप नंबर्स देख सकते हैं। 1984 तक रसना ने सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का 17% शेयर लिया। 1986 तक भारत का सबसे ज़्यादा बिकने वाला सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट बन गया। 88 तक रूह अफ़ज़ा और किसान दोनों को पीछे छोड़ दिया, और 80s के आखिर तक नॉन एरेटेड ड्रिंक्स में रसना का वॉल्यूम शेयर
75%, यानी जो टोटल प्रोडक्ट बिक रहा है उसका 75%, और वैल्यू शेयर 50% से ऊपर चला गया कि जितना अगर 100 रुपये का काम होता है सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट में तो 50 रसना की जेब में जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन भी उनका समय के साथ मजबूत हुआ। शुरू में रसना का डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टास के पास था, टाटा वाली वोल्टास। जब चलने लगी कंपनी तो 2 साल बाद खंबाटा ने फैसला किया कि अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाएंगे। तो पियोमा ने फिर पूरे देश में 24 वेयरहाउस खोले, 24 डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए और 2000 स्टॉकिस्ट का नेटवर्क खड़ा किया जो 2 लाख से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स तक सीधे माल देते थे और 2 लाख से ज़्यादा आउटलेट्स को वो होलसेलर्स के ज़रिए सर्व करते थे। एक और बात थी जो रसना ने बड़ी चतुराई से की थी, ब्रांड ने कभी खुद को सस्ता ड्रिंक नहीं कहा। इसकी बजाय ऐड में फोकस इस बात पर रहता था कि एक पैकेट से कितने गिलास बनते हैं, 32। अब फर्क बारीक है लेकिन बहुत अहम है। सस्ता कहने से आपका ब्रांड चीप लगता है, लोग कहेंगे यार सस्ती चीज़ क्यों पिएंगे। 32 गिलास कहने से ब्रांड वैल्यू फॉर मनी लगता है कि आप जितना खर्च कर रहे हैं उतना मिल भी रहा है सामान, और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ये एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट था तब। तो 80s में रसना की कहानी सिर्फ सक्सेस नहीं, डोमिनेंस की कहानी थी, पूरा मार्केट ही उनका था। लेकिन 1991 के बाद सब कुछ बदलने वाला था, बदला भी। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव आया। देश विदेशी मुद्रा संकट के कगार पर था। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन की शुरुआत की, विदेशी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खोले, एफडीआई के नियम ढीले हुए और जो एमएनसीज 1977 में भारत छोड़कर गई थी वो वापस आने लगी। पेप्सी 1989 में हिंदुस्तान आ गई थी और 1993 में कोक वापस लौटी जो असल मायने में बड़ी प्लेयर थी। कोक ने जो सेकंड एंट्री थी कोक 2.0 उसको एक मास्टर स्ट्रोक के साथ में प्लान किया। उन्होंने क्या किया, जितने ब्रांड्स इस्टेब्लिश हुए थे इन कुछ सालों में उनको खरीदा। पाले ग्रुप से थम्स अप लिया, लिम्का लिया, गोल्ड स्पॉट भी लिया और सिट्रा, चारों खरीद लिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोका कोला को पहले दिन से ही भारत के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का 50% शेयर मिल गया बिना मार्केट क्रिएट किए। जो पार्ले के पास बिजनेस था रातों रात इनका हो गया। अब कोक और पेप्सी दोनों भारत में आ गए और इनके पास ऐसा कुछ था जो रसना के पास नहीं हो सकता था, अकूत दौलत, अनलिमिटेड मार्केटिंग बजट, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, क्रिकेट स्पॉन्सरशिप, टीवी पर एक के बाद एक ऐड, और सबसे अहम इन कंपनियों ने कोल्ड ड्रिंक्स को अफोर्डेबल बनाया। प्लास्टिक की बोतलें और पाउच आए, 5 रुपये 10 रुपये की छोटी बोतलें भी मार्केट में लाई गई। 5 रुपये 10 रुपये 77 के कुछ और थे, 91 के बाद के कुछ और थे, इसलिए हमने कहा अफोर्डेबल। सोचिए, पहले एक मिडिल क्लास परिवार के लिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदना एक लग्जरी आइटम था 70s में। तब रसना की पॉपुलैरिटी का एक कारण बना कि उसका दाम कम था। लेकिन जब कोल्ड ड्रिंक ही सस्ती हो गई तो रसना का जो यूएसपी था कमज़ोर पड़ा। एक एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल ने कहा था कि पहले रसना का मैसेज था कि एक पैकेट से इतने ग्लास बनते हैं, इतना सस्ता पड़ता है। लेकिन जब कोका कोला की कीमत भी गिर गई तो ये फ़ायदा ख़त्म हो गया। एक गिलास कोला सिर्फ 20% महंगा रह गया था रसना से। लेकिन कोला के साथ एक इमेज जुड़ी थी कि वो यंग है, हिप है, एस्पिरेशनल लोगों की ड्रिंक है, और रसना के साथ वो इमेज नहीं थी, वो अभी भी बच्चों की ही ड्रिंक थी जो बच्चे मांगते हैं पेरेंट्स से। 90s के बीच तक सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट कैटेगरी मुश्किल में आने लगी। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और फ्रूट जूस मार्केट में छाने लगे। रसना का मार्केट सिकुड़ने लगा। हर साल वॉल्यूम में 7% से ज़्यादा की गिरावट आने लगी। और फिर रसना से एक बड़ी गलती भी हुई। 90s के आखिर और सन 2000 की शुरुआत जो थी, है ना, पहला दशक, उसमें रसना ने बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन लगभग हर प्रयोग फेल हुआ। या अपने टारगेट को तो उसने मिस ही किया। 1999 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का बुखार चढ़ा हुआ था। रसना ने 2 फ्लेवर्स एक साथ लॉन्च किए, रसना यॉकर और रसना एक्वाफिन। कपिल देव को रसना यॉकर के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अब यॉकर तो कुछ ठीक चला भी, लेकिन एक्वाफिन पूरी तरह फ्लॉप हुआ क्योंकि इसका रंग नीला था और इंडियन कंज्यूमर्स को फूड प्रोडक्ट में नीला रंग पसंद नहीं आया। फिर सन 2000 में आया ऑरेंजोल्ड, एक एरेटेड फूड ड्रिंक थी जो 1.5 लीटर की पेट बोतल में आती थी। रसना की कोशिश थी कि वो कोक और पेप्सी की तरह रेडी टू ड्रिंक सेगमेंट में एंट्री करे, लेकिन ऑरेंजोल्ड एक
डिजास्टर साबित हुआ रसना के लिए। दो बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पहली ये कि ऑरेंज सॉल्ट में कार्बोनेशन को प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल किया गया था, मतलब जो फिज है वही उसको बचा कर रखता है। तो मतलब क्या हुआ, आपको हर वक्त फ्रिज में रखना पड़ेगा। अब भारत के ज़्यादातर रिटेलर्स रात को फ्रिज बंद कर देते थे, तो प्रोडक्ट खराब जल्दी होता था। दूसरी तरफ शेल्फ लाइफ भी इसकी 3 से 4 हफ्ते थी, जबकि ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक्स की शेल्फ लाइफ 10 से 12 हफ्ते होती है ना, 3 महीने तक। अब भारत का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतने जल्दी रिप्लेसमेंट के लिए तैयार ही नहीं था। आप खुद कर लीजिए, वोल्टास से करवा लीजिए, इतनी जल्दी आप माल स्टॉकिस्ट के यहाँ से नहीं उठा कर ला सकते। तो पेप्सी और कोक जैसी बड़ी कंपनीज भी जो थी तब 10 हफ्ते में एक बार स्टॉक बदलती थी। अब भारत जैसे सब कॉन्टिनेंटल साइज वाले देश में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट के लिए तैयार तब नहीं था, अभी भी बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। पेप्सी और कोक जैसी बड़ी कंपनियां 10 हफ्ते में एक बार स्टॉक बदलती हैं। फास्ट रिप्लेसमेंट सिर्फ जो दवाएं होती हैं जिनको आप पोस्ट एक्सपायरी यूज़ ही नहीं कर सकते, उनके केस में होते हैं। तो नतीजा क्या हुआ, ऑरेंज सॉल्ट बाजार में आने से पहले ही मर गया। सबसे बड़ी गलती शायद प्रोडक्ट लेवल पर नहीं हुई थी, लेकिन ब्रांड लेवल पर हुई थी। रसना ने अपनी कोर पहचान बदलने की कोशिश की। जो ब्रांड बच्चों की वजह से बना था, उसने सन 2000 और उसके बाद का जो दशक था उसमें कहना शुरू किया कि हम किड्स ड्रिंक नहीं हैं, हम सब के लिए हैं। 2002 में नई टैगलाइन आई, रिलिश अगेन। फिर टेस्ट द मैडनेस आया, फिर बाद में लाइफ में रसना मिलाओ 5 आया। अब जब रसना ने बच्चों से अपना फोकस हटाया तो कोक ने अपना कॉन्सेंट्रेटेड ब्रांड सनफिल लॉन्च किया और सीधे बच्चों को टारगेट किया। सनफिल का ऐड था कि एक बच्चा भूख हड़ताल पर बैठा है, लेकिन सनफिल देखकर वो टूट जाता है। यानी रसना ने जो स्पॉट खाली किया उसमें एक कॉम्पिटिटर की एंट्री हुई। हालांकि सनफिल ज़्यादा टिक नहीं पाया और 2004 में बंद हुआ। टैंग भी रसना को नहीं रिप्लेस कर पाया और क्राफ्ट फूड्स को 2003 में अपना हैदराबाद प्लांट तो बंद ही करना पड़ा। तो रसना ने अपनी कैटेगरी में मोनोपोली बनाकर रखी, 90% से ऊपर मार्केट शेयर रखा, लेकिन असली समस्या ये थी कि ये कैटेगरी ही खुद से कुड़ रही थी। नंबर्स आप देखिए, 1982 में भारत का पूरा सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट 13 करोड़ रुपए का था। 2014 तक ये बढ़कर 14,000 करोड़ का हो गया, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट कैटेगरी इसका सिर्फ 4.2% थी। 2003 में ये कैटेगरी 250 करोड़ की थी, 2008 में 400 करोड़ और 2014 में 600 करोड़। ग्रोथ 8%, जबकि ओवरऑल मार्केट जो है डबल डिजिट में बढ़ा था, 10% से प्लस। यानी रसना एक ऐसी कैटेगरी की रानी थी जो खुद धीरे धीरे मर रही थी। 90% मार्केट शेयर रखने का कोई मतलब नहीं अगर वो सेगमेंट ही इररिलेवेंट होने वाला है मार्केट में। रसना की एक और बड़ी समस्या थी उसकी एडवर्टाइजिंग। 80s और 90s में रसना के ऐड आइकॉनिक थे। सिंपल, इनोसेंट, फैमिली सेटिंग वाली चीज़ें। गर्मी का दिन है, थका हुआ आदमी घर पे आता है, जो होम मेकर है, वाइफ है, रसना बना के उसको देती है, पति भी खुश, बच्चा भी खुश। ये ऐड उस दौर के प्रोग्राम्स जितने ही पसंद किए जाते थे, है ना, क्योंकि उस टाइम इसी तरह का कंटेंट हम कंज्यूम भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, रसना की एडवर्टाइजिंग कमज़ोर हुई। नए ऐड बिल्कुल आए, लेकिन कोई भी आई लव यू रसना जैसा इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पाया लोगों से। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट बिल्कुल थे, लेकिन कोई भी स्टिक नहीं किया। करिश्मा कपूर आए, ऋतिक रोशन आए, अनुपम खेर, परेश रावल, कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, जेनेलिया डिसूजा, है ना, साइना नेहवाल, बाद में अक्षय कुमार और करीना कपूर भी आए, लेकिन किसी ने वर्क नहीं किया। एक मार्केटिंग एक्सपर्ट ने यहाँ तक लिखा कि रसना की एडवर्टाइजिंग आइकॉनिक होती थी, अब रिडिकुलस हो गई है, इररिलेवेंट हो गई है। एक ऐड में बच्चे एक गोरिल्ला से बात करते हैं जो बाद में अक्षय कुमार निकलते हैं। तो ये ऐड उस लेवल का इमोशनल कनेक्शन से दूर था जो उस बच्ची ने बनाया था कभी। सबसे बड़ी बात, मिलेनियल्स यानी 90s और 2000s में बड़े हुए बच्चे, इनके लिए रसना का कोई इमोशनल कनेक्शन दोबारा नहीं बना। आज 40 साल के करीब ये लोग हैं, उनके लिए रसना नॉस्टैल्जिया की चीज़ है, लेकिन जो 25 साल के लोग हैं उनके लिए रसना बस एक पुराना प्रोडक्ट है जो उनकी माँ बनाती थी या दादी बनाती थी। जनरेशन गैप आ गया और इसको रसना पार्ट नहीं पाया। 2011 तक रसना का टर्नओवर करीब 350 करोड़ था। कंपनी अभी भी सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट में 90% से ऊपर का मार्केट शेयर रखती थी, लेकिन कैटेगरी से कुड़ रही थी और कंपनी नए प्रोडक्ट्स में सफल हो नहीं पा रही थी।
नवंबर 2022 में फिर एक बड़ी खबर आती है। रसना के फाउंडर अरिज पिरोचा खंबाटा का 85 साल की उम्र में निधन हो जाता है। वो शख्स जिन्होंने 1976 में एक छोटे से प्रोडक्ट से शुरुआत की और उसे 60 देशों तक पहुंचाया, अब नहीं रहे। 2023 में उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनके जाने के बाद कंपनी की हालत और ख़राब हुई। सितंबर 2023 में NCLT अहमदाबाद ने एक आदेश दिया जिसने सबको चौंकाया। एक लॉजिस्टिक्स कंपनी भारत रोड कैरियर प्राइवेट लिमिटेड ने 2019 में NCLT में अर्जी दाखिल की थी। कहना था उस कंपनी का कि रसना का सामान हमने ट्रांसपोर्ट किया। अप्रैल 2017 से अगस्त 2018 के बीच कई इनवॉइस इशू किए। रसना पर करीब 71,30,000 रुपये बकाया था हमारा, लेकिन रसना ने पैसा नहीं दिया। अब NCLT ने IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के सेक्शन 9 के तहत रसना प्राइवेट लिमिटेड को CIRP में डाल दिया। रसना के प्रमोटर्स ने इस आदेश को गुजरात हाई कोर्ट में चैलेंज किया। कोर्ट ने NCLT के आदेश पर स्टे भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि जब तक NCLT में रसना की अपील सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं होती है, तब तक इस आदेश पर अमल नहीं होगा। यानी दिवालिया प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई। लेकिन ये बात कम नहीं है कि कंपनी जिसका मार्केट शेयर कभी 93% था, 71 लाख रुपए के पेमेंट पर NCLT में घसीट ली जाती है। हालांकि कहानियाँ ख़त्म नहीं होती है, रसना आज भी जिंदा है। हाल में रसना ने हर्शी इंडिया से जंपिन ब्रांड 350 करोड़ रुपए में एक्वायर किया है। जंपिन एक रेडी टू ड्रिंक जूस ब्रांड है जो 125 ml और 200 ml के पैक में आता है। रसना की इन दिनों में सबसे एग्रेसिव चाल है, क्योंकि इसके ज़रिए कंपनी 20,000 से 25,000 करोड़ के जो रेडी टू ड्रिंक मार्केट है उसमें एंट्री करने का सपना देख रही है, जहाँ पे आपको फ्रूटी, माजा, स्लाइस जैसे ब्रांड्स मिलते हैं। पिरोज खंबाटा ने CIA के वेस्टर्न रीजनल कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि रेडी टू ड्रिंक कंपनी के लिए बड़ा मार्केट है और रसना और जंपिन दोनों ग्रोथ के कॉम्प्लीमेंट्री इंजन्स होंगे। कंपनी का टारगेट है कि अगले 2 साल में RTD मार्केट में 5 से 7% शेयर हासिल कर ले। साथ ही रसना पाटन में 45 से 50 करोड़ रुपए का एक नया लीची कॉन्सेंट्रेट प्लांट लगा रही है, जो बिहार, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट जैसे मार्केट्स में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करेगा। एक्सपोर्ट्स अब भी कंपनी के रेवेन्यू का 40% है और इसे 45% तक ले जाने का प्लान है, खासकर अफ्रीका में। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, रसना डूबी नहीं है, लेकिन वो तैर रही है बहुत तेज़ बहते पानी में। अगले 2-3 साल बताएंगे कि आई लव यू रसना कहने वाली जनरेशन का नॉस्टैल्जिया और जंपिन का 350 करोड़ का दांव मिलकर एक नई कहानी लिख पाते हैं या नहीं। रसना की ये कहानी आपके लिए लिखी थी रवि सुमन ने और इरशाद ने इसे अलिफ लैला के एपिसोड के रूप में रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव। आई थिंक रसना की एड हुई थी ना, आई लव यू रसना, इस तरह की है ना। मेरा ख्याल है आपने कहना आई लव यू रसना, इससे थोड़ा सा मुझे जो है वो फील है। जब उन्होंने बोला ना तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसे जैसे कोने में थोड़ा सा बैठा हुआ क्लिक जो है आपको जो है वो चीज ऐसी वाली कोई ट्यून होती थी। भाई देखिए ये मार्केट ग्रैब करना जो है ना किसी भी कारोबार में वो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी मार्केट जल्दी से जो है वो ख़त्म हो और वो जो एक गैप और एक वैक्यूम जो पैदा हो रहा है ना उसमें वो जो है जल्दी से आ सके। देखो ये चीज़ मुझे लगता है आपको हर लाइफ के शोबे में देखने को मिलती है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में है ना। हाँ। वहाँ पर हर जगह पर आपको ऐसे लोग नज़र आते हैं। बट मुझे जो एक चीज़ बड़ी अगेन मैं कहूँगी मोटिवेशनल लगती है वो ये कि तुम ये देखो इतना नुकसान होने के बावजूद उन्होंने अपनी जर्नी को ख़त्म नहीं किया। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई आप अपनी जर्नी को जो है ना वो कंटिन्यू रखते हैं। बेशक आप थोड़ा कम प्रॉफिट जो है कमा रहे हैं, लेकिन भाई कम प्रॉफिट कमाने के बावजूद तो कंपनीज भी आगे एक्वायर कर रहे हैं और मज़ीद आने वाले समय में वो 20-25 हज़ार करोड़ मार्केट से जो है वो हासिल करने का। ठीक है, जहाँ पे भाई कोका कोला जैसी कंपनियाँ या और कंपनियाँ जो है वो लाखों हज़ारों करोड़ के हिसाब से जो है वो एक मार्केट शेयर ग्रैब करके बैठी हुई हैं, तो वहाँ पर अगर इस कंपनी की बात की जाए तो एक अच्छा चंक मार्केट से निकाल रही है। लेकिन मैं कोका कोला की यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि भाई अपनी स्ट्रेटजी वो और कोक दोनों, हाँ, उन्होंने इतनी बड़ी मार्केट से अपना बिजनेस पुल आउट कर लिया कि नहीं भाई
हम नहीं फॉर्मूला नहीं हमें देना। अपना फॉर्मूला कह लें, अपनी स्ट्रेटजी कह शरबत लें, नहीं बेच देंगे वो हम शेयर नहीं कर सकते। हम आपको जो है ना वो टाटा बाय बाय जरूर कह सकते हैं। तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि आप ये देख लें कि भाई उनका दिमाग कितना स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ को लेकर के नहीं हमने ये नहीं करना। वरना नॉर्मली क्या होता है कि मोस्टली कंपनी जब वो देखती है ना यार इस मार्केट से हमें लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं, हम इस मार्केट को नहीं छोड़ सकते, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये कि हर कंट्री में जो इसके सेटअप होते हैं, कोका कोला के या पेप्सी के, वो सिर्फ मतलब तैयार कर रही होती हैं चीजें। और ये चीज आज मुझे पता चली, यानी पाकिस्तान में जो रेडी हो रही थी वो 2 नंबर नहीं होती है ना, यही लग रहा होता हमें यही होता है कि 2 नंबर तैयार हो रही है, यानी कि उन्होंने आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की होती है। बट हर कंट्री में मैंने देखा है कि फ्लेवर डिफरेंट रहता है, यानी कि पाकिस्तान में आपको कोक और पेप्सी का फ्लेवर डिफरेंट है, यहाँ पर आपको डिफरेंट फील होता है। वैसे मुझे यहाँ पर ज्यादा मजे का लगता है ऑनेस्टली। और फिर उसके बाद जो हम बात करें स्ट्रैटेजी की, मुझे लगता है वो बहुत मैटर करती है कि आप किस तरह से गैप्स को फिल करते हो। सबसे बड़ी चीज वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है ना उसको फिल करने के लिए जो स्ट्रेटजी लड़ाई जाती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी जैसे इंडिया में आना था दोबारा से पेप्सी ने कोक ने, उन्होंने बजाय इसके अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट लॉन्च करने के जो वहां पे पहले से चल रही हैं यार उन्हीं को एक्वायर कर लिया यार। बट एक चीज मैं देखती हूँ कि ना देखो कभी कभी आपका आइडिया बहुत अच्छा काम कर जाता है, कभी कभी आपका आइडिया नहीं भी चलता। सो ऑल डिपेंड्स, समटाइम्स मुझे लगता है टाइमिंग्स बहुत मैटर करती है। ये मेरा ख्याल है अपने आपको ना टाइम के साथ साथ जो है ना थोड़ा मॉडिफाई भी जो है वो करना पड़ता है। अगर आप 70s वाला सेम एक ही प्रोडक्ट बेची जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो है ना एक मेच्योरिटी लेवल प्रोडक्ट का आ जाता है, वो कहीं ना कहीं आके स्टेगनेंट हो जाती चीज। बट देखो ना ये चीज भी तो उनको भारी पड़ेगी ना, ये आइडिया भी काम नहीं किया उनको। लेकिन ये ट्राई तो करते रहना चाहिए ना। अब बहुत सारी कंपनीज हम ऐसे देखते हैं स्टार्टिंग में कुछ और प्रोडक्ट बना रही होती हैं, लेकिन जब उनकी एक मैच्योरिटी आती है वो मार्केट वैल्यू कुछ और दे रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे मुझे ऑनेस्टली पसंद नहीं है ये टैंग वगैरह शुरू से ही। हमारे घर में भी टैंग आता होता था, बहुत मजा आता था टैंग का। इवन के क्या नाम लेते हैं, मैं लोकल भी बात करूँ ना तो जैसे वो बीच में खट्टा कोला ये वो सारे फ्लेवर्स दिखाए थे ना बीच में, इतना 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 ना वो साशे मिलता था। 1 रुपए के 2 साशे वो मिला करते थे। पता भी नहीं। तो वो बड़ा मजा। आपकी एक सहेली थी, उनकी अम्मा ने घर में रखा हुआ था बोतलें, तो पेप्सी बनाती होती उन्होंने बोतलें बनाने वाला प्लांट ही का मिल रहा हुआ था। कोई भी मेहमान घर में आया, कलर डाला, बोतल तैयार। पसंद करते थे उस मुझे तो बड़ा मजा आता नहीं था। मैं तो जाकर बोलती थी नहीं आंटी मैं तो पीती नहीं हूँ। वही तुम्हें पसंद आता था, बाकी घर वालों को भी नहीं पसंद आता था। बट खैर ये जो तुम साशे वाली बात कर रहे हो मुझे आज पता चल रहा है कि उस टाइम पर साशे मिला नहीं आते थे बड़ा, उसमें आप पानी में डाल देते ना तो जैसे बोतल में वो बुलबुले बनते थे, बबल्स बिल्कुल बनते थे, इसी तरह उसमें भी बनते थे। मुझे बड़ा मजा आता था पीने का। याद है कि टैंग हम लोग खरीदते नहीं थे उस तरह से, मतलब कि ऐसा नहीं था कि अम्मी ने खरीद लिया। अब्बू जब यहाँ से जाते होते थे तो वो लेकर जाते थे टैंग के डब्बे। बिल्कुल। तो मुझे तो वैसे सच में पता नहीं क्यों फ्लेवर नहीं अच्छा लगता था, बाकी मौसम को पसंद है। मुझे ज्यादातर ना आर्टिफिशियल फ्लेवर ऑनेस्टली नहीं अच्छे लगते। जैसे लोग एप्पल जूस पीते हैं या फिर लोग गुआवा का जूस पीते हैं, आई डोंट लाइक, पता नहीं क्यों फ्लेवर मुझे बहुत ही अजीब। अच्छा वैसे अमरूद का जूस मुझे भी अच्छा नहीं लगता, कभी नहीं अच्छा स्मेल आती है मुझे उसमें। एक अमरूद का और दूसरा एक पीच का, कभी अच्छा नहीं लगा। पीच का भी मुझे लगता है मैंने नहीं पिया। हाँ ऑरेंज जूस एक मिलता था रानी पाकिस्तान में, हाँ वो मुझे बेहतर लगता था। वो बहुत मजे का उसमें अंदर पल्प भी होते थे ना, आर्टिफिशियल होते थे वो। नहीं पल्प आर्टिफिशियल नहीं थे होते, क्योंकि वो लोकल प्रोडक्ट नहीं था। वो मेरा ख्याल है किसी और कंट्री से वो आता था। उसमें फिर बाद में एक आना शुरू हुआ था, उसमें आर्टिफिशियल थे। सो बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन रसना पीने वाले हैं और किन लोगों को ऐसे फ्लेवर्स पसंद है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना भूलना। गुड बाय।